हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी के इस वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं टेट एग्ज़ाम्स को। ठीक, और दी बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे जा रही है। ओके, चलिए, तो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमारा पहला टॉपिक व्याकरण से आता है। ठीक है, व्याकरण, पहले हम व्याकरण की ही परिभाषा समझ लेते हैं कि अगर, क्योंकि 5th क्लास तक के लेवल का या फिर 8th क्लास तक के लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप को, ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व्याकरण है, वो चाहे भाषा कोई सी भी हो। चलिए फिर तो इसमें कुछ इकाइयाँ आ जाती हैं। ठीक है, इकाइयों से क्वेश्चन बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप लिखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, न जाने कितनी बार, न जाने कितने एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ओके, तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। या फिर क्वेश्चन आए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भी आपका आंसर बनेगा वर्ण। ठीक है, अब इसे मैं समझा देता हूँ। जैसे क है, ख है, ग है, ये सब वर्ण होते हैं। घ है, ये सब वर्ण है। तो क्या क, ख, ग, घ इससे छोटा लिखने में कुछ हो सकता है? इससे छोटा लिखने में कुछ हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्वेश्चन कई बार बना है, ना जाने कितने एग्ज़ाम्स में बना है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई क्या है? तो आप आंसर देंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि है। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट, दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसे आपको हर समय ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इतना डीप पढ़ना होता है अगर आपको टीईटी जैसे एग्ज़ाम्स निकालने हैं, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल को देख के एग्ज़ाम्स हार्ड बनने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस न जाने कितनी बार, न जाने कितने एग्ज़ाम्स में आया है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, और जिसको पता नहीं होता वो वर्ण आंसर दे आता है और वो आंसर गलत हो जाता है। अब मैं इसे समझाता हूँ कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कैसे है। जैसे मैंने कोई सा भी शब्द लिखा, मैंने लिखा आम। ठीक है, तो आम का एक अर्थ बन रहा है, लेकिन क्या सिर्फ अ का कोई अर्थ है? आम का एक अर्थ है कि वो फल है, आम एक फल है, लेकिन अ का कोई अर्थ है? अ का कोई अर्थ नहीं बनता है, जिससे ये सबसे छोटी इकाई नहीं बन सकती अर्थ के आधार पर। ठीक है,
अर्थ के आधार पर ये सबसे छोटी इकाई नहीं बन सकती, इसलिए शब्द सबसे छोटी इकाई बनती है अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। भाव के आधार पर, भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। अब ये कैसे बन रहा है, वाक्य कैसे बन रहा है? देखिए, भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य बनती है। कैसे? अब देखिए, आ का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो भाव कहाँ से बनेगा? अब मैंने लिखा आम, आम का अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका कोई भाव नहीं निकल रहा है। इसका आम का मैं क्या करूँ, ये सेंस आता है। तो आम से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ एज इन भाव नहीं निकल रहा है। ठीक है, भाव कुछ नहीं मिल रहा है हमें, तो आम का कोई भाव नहीं है, तो हमें चाहिए कि हमें इसके आगे कुछ लगाना चाहिए। ठीक है, तो रोहन आम खाता है, ये क्या है? अब इसका एक भाव मिल रहा है कि रोहन आम को खा रहा है, खाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जिससे इसका एक भाव मिला, इसलिए भाव की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, पढ़ा दिया गया है आपको। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं वर्ण। देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, समझ तो आप चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर वर्ण की आपको डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, वो मैंने ऊपर लिखवा दिया, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 नहीं, सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सॉरी, ठीक है, वो फ्लो में निकल गया। चलिए, तो वर्ण के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, दोनों एक साथ ही लिख देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा। चलिए, तो स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन। ठीक है, अब स्वर देखते हैं हम। ठीक, स्वर। देखिए, स्वर वो है जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र, ठीक है, रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं? जैसे मैंने लिया अ, अब इस अ को बोलने के लिए मुझे किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है, इसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, तो ये स्वर है। बड़ा आ को बोलने के लिए मुझे किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या पड़ रही है, इसलिए ये होते हैं स्वर। ठीक है, अब स्वर के कुछ प्रकार होते हैं, वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन बता देते हैं आपको, इससे आगे के लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, तो व्यंजन। ठीक, व्यंजन कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा, इस चीज़ से निश्चिंत रहें। तो व्यंजन वो होते हैं, तो स्वर क्या थे जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते थे, व्यंजन है जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते।
नहीं बोल सकते। जैसे मैंने लिया क, ठीक है। अब क को बोलने के लिए मुझे क और अ दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। क, अब बोलेंगे क तो अ खुद निकल जाता है, ये स्वतंत्र नहीं होते, इसके लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, ठीक है। ओके, जैसे मैंने लिया घ, तो घ को बोलने के लिए भी मुझे स्वर की ज़रूरत पड़ेगी, स्वर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है, हम इसे स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये व्यंजन हो जाते हैं। ओके, अब देखिए व्यंजन की मैं लिखवाऊँ अलग अलग करके, वी धन अ धन जन ऐसे करके व्यंजन, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपकी आती है वही पढ़नी आवश्यक होती है, मैं उतना ही लिखवाऊँगा आपको जितना एग्ज़ाम में बनने की संभावना है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे विनती करूँगा कि आप मेरा चैनल करें शेयर, इस चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। और थैंक यू सो मच।